चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार पार्थ एकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। और यही भारत की श्रृंखला में आप सभी जानते हैं कि हम लोग संपूर्ण प्राचीन भारत को इस वाले सेशन में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने संपूर्ण प्राचीन भारत को नहीं पढ़ा है तो जो पार्थ एकेडमी के चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से जाकर आप संपूर्ण प्राचीन भारत को पढ़ सकते हैं। और अब बारी यहाँ पर मध्यकालीन भारत की होगी। और मध्यकालीन भारत में हमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिलता है जिसका नाम हुआ करता था दिल्ली सल्तनत। जो चलिएगा बिगर किसी देरी से क्लास की शुरुआत होगी दिल्ली सल्तनत के पहले प्रश्नों के साथ में। और आप सभी को जो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर देके रखा है, जरा देखिएगा। पहले प्रश्न में आप लोगों को देके रखा है, सिकंदर लोदी को किस कार्य के लिए जाना जाता था। इसी सिकंदर लोदी को किस कार्य के लिए यहाँ पर जाना जाता था। और आप लोगों को यहाँ पे चार ऑप्शन जो दे के रखे हैं, भद्र कर समाप्ति के लिए, कृषि विभाग की स्थापना के लिए, गुप्तचर विभाग के जो निर्माण के लिए, स्थायी सेना के संगठन के लिए। आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब हम लोगों को लोदी वंश देखने को मिलता है और यही लोदी वंश का समयकाल हमें 1451 से लगाकर, तो आप लोगों को याद होगा कि 1526 तक हमें इसी लोदी वंश का समयकाल देखने को मिला। और यही लोदी वंश के समयकाल में हम सबको यहाँ पर इसका जो एक संस्थापक देखने को मिलता है, और जो इसका संस्थापक हम लोगों को देखने को मिला उसका नाम हुआ करता था बहलोत लोदी। कौन हुआ? बहलोत लोदी देखने को मिला। यही बहलोत लोदी इसी लोदी वंश का यहाँ पर मुख्य रूप से जो संस्थापक माना गया। और इसी के बाद में एक संस्थापक जो इसका एक शासक देखने को मिलेगा, इसका बेटा देखने को मिला जो शासक बना था, उसका नाम हुआ करता था सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी का भी समयकाल आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा कि यहाँ पर 1490 से लगाकर तो यहाँ पर 1517 तक हमें मुख्य रूप से सिकंदर लोदी का समयकाल देखने को मिलता है। और यही सिकंदर लोदी ने क्या किया था कि इसी लोदी के समयकाल में 1498 में आप सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा भारत आया। कौन आया था? मुख्य रूप से वास्को डी गामा। यही वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली व्यक्ति हुआ करता था। और यही यही पुर्तगाली व्यक्ति इसी जो सिकंदर लोदी के समयकाल में भारत आया था। और यही सिकंदर लोदी ने क्या किया था, जो 1504 में यहाँ पर एक जो मुख्य रूप से आगरा शहर की स्थापना की। आगरा हमें मुख्य रूप से शहर की जो यहाँ पर स्थापना की, वहीं पर इसने क्या किया था कि 1506 में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाई। आगरा को जो इसने क्या किया था, अपनी राजधानी बनाई। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। लेकिन हम लोगों से जो सवाल पूछा है कि सिकंदर लोदी किस कार्य के लिए जाना जाता, तो इसने कृषि विभाग का निर्माण भी किया था और कृषि को इसने बढ़ावा भी दिया था। इसलिए यह कृषि विभाग की स्थापना के लिए मुख्य रूप से इसको क्या किया जाता है, जो दिल्ली सल्तनत के अंदर याद किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को देख रखा है, यहाँ पर स्थायी सेना के संगठन के लिए। और आप सभी जानते हैं कि इसी पूरी दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रथम के शासक के द्वारा स्थायी सेना रखी गई थी। फिर राइट आंसर होगा यहाँ पर मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी। कौन शासक हुआ करता था? जब ये अलाउद्दीन खिलजी शासक हुआ करता था, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर इसी अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले यहाँ पर स्थायी सेना रखी थी। कौन सी सेना? तो राइट होगा कि इसी व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले स्थायी सेना रखी गई थी। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और यही अलाउद्दीन जो खिलजी ने सबसे पहले नगद वेतन प्रारंभ किया था। नगद वेतन क्या किया था? इसी अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले प्रारंभ किया था। लेकिन हमारे सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि विभाग के स्थापना के लिए इसे मुख्य रूप से जाना जाता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को आज की क्लास में क्या देकर रखा है, निम्नलिखित में किस आपकी ये किताब में सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था की हम लोगों को यहाँ पर जानकारी देखने को मिलती है। चार ऑप्शन देके रखा है, रेहला, तारिक ए फिरोज शाही, किताब उल हिंद और तारिक ए यामिनी। इस तारिक ए यामिनी का लेखक कौन हुआ? आप लोगों को याद होना चाहिएगा, एक सैनिक हुआ करता था, उसका नाम था यहाँ पर मुख्य रूप से अबू नसर। कौन हुआ करता था? अबू नासर हुआ करता था। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ये किताब उल हिंद मुख्य रूप से अल बरूनी के द्वारा लिखी गई। अल बरूनी के द्वारा यह लिखी गई, आप लोगों को ये याद होना चाहिएगा। और यह ऐसा पहला विदेशी लेखक हुआ था जिसने क्या किया था, पुराणों का अध्ययन किया था। पुराणों का जो इसने मुख्य रूप से अध्ययन किया था, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और आप लोगों को तारिक ए फिरोज शाही,
आप लोगों को याद होगा कि जियाउद्दीन बर्नी करके एक लेखक हुआ। बर्नी ने यह जो पुस्तक लिखी थी, और इस जो पुस्तक का नाम हुआ करता था तारिक ए फिरोज शाही। अब यहाँ पर रेहला है, और रेहला को किसने लिखा था? आप रेहला बोले या आप इसे सफरनामा भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेहला और सफरनामा जे के जो पुस्तक के नाम देखने को मिलते हैं। और इसको किसने लिखा था? तो आप सभी को याद होगा कि 1333 में इसी दिल्ली सल्तनत के अंदर एक शासक हुआ करता, उसका नाम हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में मोरक्को से एक विदेशी व्यक्ति आएगा, मोरक्को से, और जिसका नाम हुआ करता था इब्न बतूता। इब्न बतूता। और यही बतूता के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती, इसका नाम हुआ करता था रेहला या सफरनामा। और इसी रेहला या सफरनामा में हमें दिल्ली सल्तनत के अंदर डाक व्यवस्था का वर्णन हमें मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है। जो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सवाल का राइट आंसर होगा रेहला। चलिएगा, और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है? मैं अपने मुस्लिम भाइयों का रक्त नहीं बहा सकता, यह किसका मत था? यह किस शासक ने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने? किसने यह मत कहा था? तो यह मुख्य रूप से जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। किस शासक ने कहा था कि मैं संपूर्ण लोगों के साथ, इसने जो शब्द का प्रयोग किया था कि मैं संपूर्ण लोगों के साथ अपने मुस्लिम भाइयों का रक्त नहीं बहा सकता, तो ये जो स्टेटमेंट कहा था यह जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। और यही मुख्य रूप से खिलजी वंश का क्या माना जाता है? यही मुख्य रूप से खिलजी वंश का संस्थापक भी माना जाता है। मुख्य रूप से जो संस्थापक का श्रेय दिया जाता है खिलजी वंश का, वो है इसी जलालुद्दीन खिलजी को यहाँ पर क्या होता है? दिया जाता है। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है? निम्न में से किसने दशमलव पद्धति के आधार पर सेना का जो गठन किया था, यानी निर्माण किया था? किस शासक ने दशमलव पद्धति के आधार पर? देखिएगा, उस समय हमें एक तुगलक वंश देखने को मिला, और जो तुगलक वंश हुआ करता था, आप सभी जानते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन जो तुगलक हुआ, यही गयासुद्दीन तुगलक को इसी तुगलक वंश का क्या माना गया? संस्थापक माना गया, जो संस्थापक का श्रेय दिया जाता है। और इसका एक बेटा हुआ करता था, और इसके बेटे का नाम हुआ करता था शहजादा जोना खां। कौन हुआ? शहजादा जोना खां। आप लोगों को याद होगा कि शहजादा जोना खां इसी गयासुद्दीन तुगलक का मुख्य रूप से बेटा हुआ करता था। और यही शहजादा जोना खां जब मुख्य रूप से शासक बनता है, तो जब यह मुख्य रूप से शासक बना, तो यह किस नाम से फेमस हुआ? तो राइट आंसर होगा कि यह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से फेमस हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक। और यही मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि मुख्य रूप से एक खुरासान का अभियान चलाया। कौन सा? खुरासान का अभियान। और ये खुरासान का अभियान चलाया था, तो इसने दशमलव जो पद्धति के आधार पर अपनी सेना में 3,70,000 सैनिक इसने क्या किए थे? आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि 3,70,000 सैनिक इसने जो अपनी सेना में शामिल किए थे, और खुरासान के अभियान को। और आप सभी जानते हैं कि इसकी यह राजनीतिक हार मानी गई है, राजनीतिक हार इसकी मानी गई है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि जो इसने अभियान चलाया था यह मुख्य रूप से विफल हो गया था, ये इसमें फेल हो गया था। तो हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा मोहम्मद बिन तुगलक। सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, यही मोहम्मद बिन जो तुगलक हुआ करता था, तो मध्यकालीन ऐसा पहला शासक था। यह मध्यकाल का जो मध्यकाल का ऐसा पहला शासक हुआ करता था, ऐसा पहला शासक हुआ करता था जिसने क्या किया था? सती प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया। तो मध्यकाल में सती प्रथा का विरोध जो करने वाला पहला शासक भी कौन माना गया है? फिर राइट आंसर होगा शहजादा जोना खां बोले, या फिर आप उसे मोहम्मद बिन तुगलक भी यहाँ पर बोल सकते हैं। जो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है? अमीर खुसरो ने नूह सीपीहर, अमीर खुसरो की एक मुख्य रूप से रचना मानी जाती है, और इसकी रचना का नाम है नूह सीपीहर। और नूह सीपीहर की रचना किसकी प्रशंसा में इसने की है? और आप सभी जानते होंगे कि यही अमीर जो खुसरो को भारत का तोताए हिंद भी कहा जाता है। अब इसे भारत का तोता हिंद क्यों कहा गया है? क्योंकि यही
जो पुस्तक में इसने जम्मू कश्मीर को स्वर्ग बताया, जो जम्मू कश्मीर को इसने क्या बताया है, स्वर्ग बताया, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। यानी यह हिंदुस्तान की प्रशंसा पर इसने लिखा गया है, भारत की प्रशंसा पर यह बुक लिखी गई, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और यह अमीर खुसरो, कल भी हम लोगों ने बात किया था अमीर खुसरो के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो का जन्म एक पटियाला वाला क्षेत्र में हुआ था, पटियाला वाला क्षेत्र। आप मुख्य रूप से ये पटियाला नहीं, यह पतियाला, एक, आप ये पटियाला मत लिखिएगा, आप इसे, ये मुख्य रूप से यह पतियाला माना जाता है। और यह क्षेत्र मुख्य रूप से यूपी में देखने को मिलेगा। यह दिल्ली सल्तनत के अंदर, यही अमीर खुसरो, जो दिल्ली सल्तनत हम लोगों को देखने को मिलती है, तो इसी दिल्ली जो सल्तनत के अंदर 7 शासकों का समयकाल इसने देखा था, 7 शासकों का समयकाल इसने देखा। और इसने मुख्य रूप से एक तो गिटार व इसने तबला का किया था आविष्कार, तबला का आविष्कार के लिए इसी अमीर खुसरो को जाना जाता है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो अमीर जो खुसरो ने नूह सीपीहर एक रचना की और इसमें हिंदुस्तान की प्रशंसा पर इसने क्या लिखे थे, लेख लिखे थे। आप लोगों को इतना यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख के रखा है कि इनमें से कौन सा सही रूप से सही नहीं जुड़ा है, कौन सा सही नहीं है। तो ये तुगलकनामा, ये अमीर खुसरो की बुक है, बिल्कुल अमीर खुसरो की हमें यह पुस्तक यहाँ पर देखने को मिलती है। मिफ्तार उल फितुर अमीर खुसरो, ये भी उसी की बुक देखने को मिलती है। राज तरंगी, ये कल्लण की पुस्तक देखने को मिलती है। और तहकीक ए हिंद मिनराज उल सिराज की नहीं, यह अल बरूनी की देखने को मिलेगी, अल बरूनी की यह हमें पुस्तक देखने को मिलती है, मिनराज उस सराज की नहीं है। तो यह बिल्कुल तीनों बिल्कुल एक्यूरेट पुस्तक के लेखक दिए गए हैं। तो ये तहकीक ए हिंद हमारे सवाल का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये मिनराज उल सिराज की नहीं बल्कि यह हमें मुख्य रूप से अल बरूनी की पुस्तक यहाँ पर देखने को मिलती है। जो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देके रखा है कि निम्न में से कौन सा सल्तनत काल का पहला राजवंश हुआ करता था। पहला राजवंश हम लोगों से पूछा है, बेहद सरल जो प्रश्न आप लोगों से सवाल जो पूछा गया है, लोधी राजवंश, खिलजी राजवंश, सैयद या फिर हरवारी, कौन सा वंश हमें देखने को मिलेगा। देखो हमें मुख्य रूप से यही दिल्ली सल्तनत के अंदर जो ये दिल्ली साम्राज्य हुआ करता था, या जो दिल्ली सल्तनत हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें हमें 4-5 वंश देखने को मिलते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पर गुलाम वंश देखने को मिलेगा। कौन सा वंश, गुलाम वंश हमें देखने को मिलेगा। और यही गुलाम वंश का समयकाल, यदि आप लोगों को समयकाल पूछेगा तो 1206 से लगाकर तो 90 तक इसका समयकाल हम लोगों को देखने को मिलता है। वहीं हमें फिर इसके बाद यहाँ पर खिलजी वंश देखने को मिला। और ये जो खिलजी वंश हुआ करता था, इसी खिलजी वंश का समयकाल हमें 1290 से लगाकर तो 1320 तक हम लोगों को देखने को मिलता है। फिर जो तीसरे नंबर पर हमें यहाँ पर तुगलक वंश देखने को मिला। कौन सा वंश, हमें एक तुगलक वंश यहाँ पर देखने को मिलता है। और यही तुगलक वंश का समयकाल हमें मुख्य रूप से 1320 से लगाकर 1414 तक हमें यह देखने को मिलेगा। और यह हमें चौथा वंश यहाँ पर एक सैयद वंश देखने को मिलेगा। और जो सैयद वंश का समयकाल है आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि 1414 से लगाकर तो 1400 हमें 51 तक यह देखने को मिला। और इसके बाद पांचवा हमें एक लोधी वंश देखने को मिला। कौन सा वंश, हमें एक लोधी वंश देखने को मिलेगा। और यही लोधी वंश का समयकाल 1451 से लगाकर आप लोगों को याद होना चाहिए कि 1526 तक हमें यह मुख्य रूप से लोधी वंश का समयकाल देखने को मिला। तो यह 5 वंश देखने को मिलते हैं। और इन 5 वंश के समयकाल बहुत बार हमें परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। लेकिन हम लोगों से जो सवाल पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा हुआ करता था, लोधी राजवंश, खिलजी राजवंश, सैयद राजवंश या हरवारी राजवंश। हम लोगों को यहाँ पर गुलाम वंश नहीं दे के रखा है। और जो इसकी जगह या तो गुलाम वंश यहाँ पर आना चाहिए, या तो गुलाम वंश यहाँ पर आना चाहिए, या फिर इसमें एक मामूलक वंश। कौन सा वंश, मामूलक वंश यहाँ पर आना चाहिए। ये या तो, क्योंकि इसी गुलाम वंश को मामूलक वंश भी कहा जाता है। ये हरवारी यहाँ पर नहीं होगा, हमें मुख्य रूप से यहाँ पर
आप लोगों का गुलाम वंश या मामूली वंश हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो आप लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, देख रखा है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक व्यक्तिगत रूप से हिंदू त्योहारों में शामिल होता था। यह किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा है। और चार इतिहासकार के आप लोगों को नाम भी दे के रखे हैं। और पहला इतिहासकार आप लोगों को जो दे के रखा है जियाउद्दीन बर्नी या इसामी, शमसे सिराज असीब या इब्रु बतूता। किसने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक व्यक्तिगत रूप से हिंदू त्योहारों में शामिल होता था। तो यह इसामी लिखता है। कौन लिखता है? यह एक प्रसिद्ध इतिहासकार हमें देखने को मिलता है। इतिहासकार हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और इसका जो ऐसा मानना था कि यह मोहम्मद बिन तुगलक मुख्य रूप से होली पर्व मनाता था। कौन सा पर्व? होली पर्व में यह ज्यादा शामिल हुआ करता था। सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ईसामी ने यह कहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है, नेक्स्ट प्रश्न हमें जो देके रखा है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित रूप से सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। तो किसने नियमित रूप से सिक्के जारी किए थे, वह कौन सा एक सुल्तान हुआ करता था? नासिरुद्दीन, मोहम्मद, इल्तुतमिश, आराम शाह या बलबन, कौन हुआ करता था? तो आप लोगों को याद होगा कि हमें मुख्य रूप से एक गुलाम वंश देखने को मिला। और यही गुलाम वंश की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है मुख्य रूप से ऐबक को। और यही जो ऐबक का जो समयकाल हमें 1206 से लगाकर तो 10 तक देखने को मिला। लेकिन इसके बाद एक मुख्य शासक यहीं पर गुलाम वंश पर आकर बैठता है जिसका नाम हुआ करता था इल्तुतमिश। कौन हुआ करता था? इल्तुतमिश। और यही इल्तुतमिश ने क्या किया था, ऐसा ये पहला शासक था इस पूरी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। यह ऐसा पहला शासक हुआ करता है जिसने पहली बात तो सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। सुल्तान की उपाधि प्राप्त की आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसी शासक के द्वारा सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। शुद्ध अरबी, शुद्ध अरबी कॉइन्स इसी शासक के द्वारा सबसे पहले जो जारी किए गए थे। और इसी के द्वारा जो चांदी का सिक्का जारी किया था उसे हम लोगों ने टका कहा था। और जो तांबा का सिक्का जारी किया था उसे हम लोगों ने जीतल कहा था। क्या कहा था? जीतल। तो आप लोगों से यदि ये सवाल पूछ लेगा कि टका और ये जो जीतल नामक जो कोइंस है यह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किस शासक के द्वारा जारी किए गए थे, फिर राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा। और हाँ, इसने मुख्य रूप से अपनी कैपिटल जो इसकी राजधानी हुआ करती थी, इसने मुख्य रूप से लाहौर से राजधानी कहां पर शिफ्ट किया था? पहली बार इसने राजधानी दिल्ली में शिफ्ट किया। कहां पर लाया था यह राजधानी? दिल्ली लाया था। ठीक है, इतना आप लोगों को इल्तुतमिश के बारे में यहाँ पर एटलीस्ट याद होना चाहिए। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक यहाँ पर शासन किया? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोदी वंश? देखिएगा यह खिलजी वंश ने सबसे कम समयकाल के लिए इसी खिलजी वंश ने शासन किया था। लेकिन जो सर्वाधिक समयकाल ऐसा माना जाता है कि 94 ईयर तक यह जो इन लोगों ने दिल्ली की सत्ता पर जो शासन किया था वह तुगलक हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? तुगलक। हमारे सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा की दीवारों पर कौन सा संस्कृत का पाठ हमें एक देखने को मिलेगा? और हम लोगों ने बताया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा हमें मुख्य रूप से एक मस्जिद देखने को मिलेगी। लेकिन यह मस्जिद सभी पहले एक संस्कृत का विश्वविद्यालय हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और यह जो सवाल पूछा है कि अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा की दीवारों पर कौन सा संस्कृत नाटक यहाँ पर लिखा हुआ है? स्व प्रवास दत्तम, हरिकेली, ललित विग्रह राज या प्रबोध चंद्रोदयी? कौन सा नाटक हमें उत्कीर्ण होता दिखाई दे रहा है? हमें हरिकेल यहाँ पर दिखाई देता है। और यह नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहीं का एक शासक हुआ करता, इसका नाम हुआ करता था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का यह मुख्य रूप से नाटक हम लोगों को यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। मैंने बताया था ये 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जो मुख्य रूप से एक शासक आया था उसका नाम था ऐबक। और यही ऐबक मुख्य रूप से
गुलाम वंश का संस्थापक भी माना जाता है। पहले ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या हुआ करता था, एक संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था, एक संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। लेकिन हमारे सवाल का जो राइट आंसर होगा वो हरिकेली होगा, जिसको बनाया था विग्रहराज जो चतुर्थ के द्वारा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख कर रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान है या फिर अशोक जो स्तंभ को दिल्ली लाया था, किस शासक के द्वारा अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया गया था। आप लोगों से यहाँ पर यह सवाल पूछा है। 4 ऑप्शन देके रखे हैं, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन तुगलक या जियाउद्दीन, हम यहाँ पर जिया होना था, जियाउद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। आप लोगों को याद होगा कि यहीं पर तुगलक वंश है, ये जो तुगलक वंश हमें देखने को मिलेगा, इसी तुगलक वंश का एक शासक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है, जिसका नाम हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक। कौन हुआ? फिरोज शाह तुगलक। यह फिरोज शाह तुगलक हमें देखने को मिलेगा। और यह फिरोज शाह के तुगलक को तुगलक वंश का स्वर्णिम काल कहा जाता है, इसे स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो आप लोगों से सवाल यह पूछ लेगा कि तुगलक वंश का स्वर्णिम काल या दिल्ली सल्तनत का स्वर्णिम काल किस राजा के समयकाल को कहा जाता है, तो यह फिरोज शाह तुगलक के समयकाल को माना जाता है, क्योंकि इसने 300 बड़े शहरों का निर्माण किया। 300 बड़े शहरों का निर्माण जो इसने किया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इसी शासक के द्वारा सर्वाधिक नहरों का निर्माण किया। सर्वाधिक जो नहरों का निर्माण भी इसी शासक के द्वारा किया गया था। ठीक है, आप लोगों को ये याद होना चाहिएगा। और यही फिरोज शाह तो जो तुगलक ने क्या किया था कि अशोक के स्तंभ को इसने दिल्ली लाया था। और कहां से? तो एक तो टोपरा का अभिलेख, कौन सा? टोपरा का जो ये टोपरा का अभिलेख, वह एक आप लोगों का मेरठ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? मेरठ अभिलेख। यह दोनों को कहाँ लाया था? तो यह दोनों को इसने दिल्ली बुलाया था, दिल्ली यह लेके आया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? अशोक के स्तंभ को दिल्ली बुलाया था। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध हुआ था। अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, आप लोगों को याद होना चाहिए इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। देखिएगा, ये जो गयासुद्दीन तुगलक हुआ करता था, जो इसने दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहले नहरें बनाई थी। सबसे पहले इसने क्या किया था? नहरें जो बनाई थी, इसको श्रेय दिया जाता है। लेकिन आप लोगों से यदि ये सवाल पूछेगा कि सर्वाधिक नहरें किस शासक के द्वारा बनाई गई, तो फिर राइट आंसर होगा कि फिरोज शाह तुगलक। यही फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि सर्वाधिक जो नहरें बनाई थी, सर्वाधिक नहरें इसी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी। और जो सबसे बड़ी नहर हुआ करती थी, उसका नाम हुआ करता था यहाँ पर आप लोगों के उल्लंग नहर। कौन सी? उलुंग नहर। यह एक नहर हुआ करती थी, यह सबसे बड़ी नहर मानी जाती है। ठीक है, तो सवाल का राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सबसे बड़े नहरों का जाल बनाया गया था। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देके रखा है कि जकात था, यह जकात हमें मुख्य रूप से क्या देखने को मिलता है? केवल मुस्लिमों पर लगाया गया एक धार्मिक कर हुआ करता था, केवल हिंदुओं पर जो लगाया या चुकाया गया एक भूमि कर, केवल मुस्लिमों द्वारा चुकाया गया एक भूमि कर, युद्ध में क्षति के लिए कर के रूप में लिया गया राज्य का 1/5वां भाग है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि यह जकात क्या हुआ करता था। तो यह जकात केवल मुस्लिमों पर लगाया गया एक धार्मिक कर हमें मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं पर जजिया कर, और ये जो जजिया कर गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था। गैर मुस्लिम जो लोग हुआ करते थे, गैर मुस्लिम लोगों पर एक जजिया कर लगाया जाता था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और एक खुज्म, ये जो खुज्म हुआ करता था, जो लूट का पैसा हुआ करता था, जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो लूट का पैसा हुआ करता था, उस पर भी एक प्रकार का यहाँ पर टैक्स लगाया जाता था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर देखना और ऑप्शन नंबर है, यानी जकात केवल मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? एक धार्मिक कर
यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है और कौन सा विभाग, यहाँ पर 4 प्रमुख विभाग आप लोगों को जो देख रखे हैं। दीवान ए मुफ्त खराज, आप सभी जानते हैं कि इसको बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने और इसका मुख्य काम था राजस्व का जो बकाया धनराशि, राजस्व की जो बकाया धनराशि हुआ करती थी, बकाया धनराशि, जो बकाया धनराशि के लिए एक विभाग बनाया गया था जिसका नाम हुआ करता था यहाँ पर दीवान ए मुफ्त खराज। आप लोगों को याद होना चाहिएगा दीवान अमीर कोही, यह एक प्रकार का क्या जो इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। बिल्कुल यह सही देखने में लगा, यह एक प्रकार का कृषि विभाग है। कौन सा विभाग है? एक प्रकार का कृषि विभाग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। दीवान खिरात, क्या दीवान खिरात का निर्माण इसी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था या दीवान रियासत, या दीवान रियासत का निर्माण बलबन के द्वारा किया गया था? नहीं, ये जो दीवान रियासत हुआ करता था, इसी दीवान रियासत का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। हमारे सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखे रखा है, आप लोगों को ये देखना है, दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को जो दे के रखे हैं और इसमें से कौन सा सही माना जाएगा। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए थे। हम लोग पहले ही जो पढ़ चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो शुद्ध अरबी सिक्के हुआ करते थे वह मुख्य रूप से इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए थे। लेकिन इसके बाद ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को देखे रखो, जो हम लोगों को यहाँ पर देखे रखा है कि इक्ता प्रथा शुरुआत में मोहम्मद बिन ये कासिम के समय काल में हुई थी। नहीं, यह जो हमें मुख्य रूप से इक्ता प्रथा यहाँ पर देखने को मिलती, यह यहाँ पर मुख्य रूप से एक शासक हुआ करता है, इसका नाम हुआ करता था इल्तुतमिश के समय काल में चालू होती हम लोगों को दिखाई देती। तो सेकंड वाला गलत होगा, पहले वाला सही माना जाएगा। 4 ऑप्शन जो देख रहे हैं केवल पहला सही, बिल्कुल यहाँ पर पहला ही यहाँ पर क्या माना जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सही माना जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जिसकी मृत्यु युद्ध में हुई थी। बहुत अच्छा सवाल है। और कौन सा एक शासक हुआ था जिसकी मृत्यु केवल युद्ध में हम लोगों को देखने को मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी या फिर बलबन। तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि हमें एक लोदी वंश, कौन सा वंश देखने को मिला? एक लोदी वंश हम लोगों को देखने को मिलेगा। और यह जो लोदी वंश देखने को मिला, इसी लोदी वंश का जो संस्थापक माना गया, जो संस्थापक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला वह बहलोत लोदी था। कौन था? वह बहलोत लोदी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो बहलोत लोदी हुआ करता था, जो इसी लोदी वंश का अंतिम शासक हमें यहाँ पर एक शासक देखने को मिला, इसका नाम हुआ करता था यहाँ पर मुख्य रूप से इब्राहिम लोदी। और यह इब्राहिम लोदी ने के समयकाल में, इसी के समयकाल में आप लोगों को याद होगा कि बाबर का भारत पर आक्रमण हुआ था और इन दोनों के बीच में एक बैटल ऑफ पानीपत देखा गया। और यह बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? जवाब होगा कि 1526 में हमें यह युद्ध मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। और यही युद्ध में यह इब्राहिम लोदी क्या हुआ था? वीर गति को यहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, यानी इब्राहिम लोदी। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख के रखा है कि सगनल और नेफ्ता क्या थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। और आप लोगों से यह सवाल यहाँ पर जो पूछ लिया गया है, सगनल और नेफ्ता क्या थे? तो यह सगनल और नेफ्ता आप लोगों को याद होगा कि 712 से लगाकर तो 714 तक भारत पे जो आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम, ये जो कासिम हुआ करता था, जब इस कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तो ये अपने साथ में जो प्रमुख रूप से हथियार लेके आया था, और इसके हथियारों को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया था? सगनल और नेफ्ता। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। यानी ये जो सगनल और नेफ्ता हुआ करते थे तो एक प्रकार के हथियार हुआ करते जिनको कौन लेके आया था भारत में? तो फिर राइट आंसर होगा कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में मुख्य रूप से इनको भारत में लाया था। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को देके रखे हैं कि सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधा का मिश्रण कहा है, विरोधा का मिश्रण कहा है, यह किस शासक को कहा जाता है? 4 ऑप्शन आप लोगों को देख रखे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश,
अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन है, किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को याद होना चाहिए यह मुख्य रूप से मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इसकी जो राजनीतिक नीतियां हुआ करती थी सभी विफल हो गई थी, और इसे यही समय काल में हमें सर्वाधिक विद्रोह भी देखने को मिले। जो विद्रोह देखने को मिले हमें 27 विद्रोह हमें मुख्य रूप से जो साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं, यानी दक्षिण भारत में हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हमें 7 विद्रोह हमें मुख्य रूप से आपके उत्तर भारत में हम लोगों को इसके विद्रोह हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसके समय काल में मुख्य रूप से 34 विद्रोह हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस सवाल का राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर क्या दे के रखा है, और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को दे के रखा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप लोगों को ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं होगा। और 4 ऑप्शन दे के रखे हैं। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 में किया गया था, बिल्कुल यह सही बात है। और किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यह आक्रमण किया गया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ये बात बिल्कुल की यही इसी शासक के द्वारा जब इसने आक्रमण किया था तभी इसने जो जजिया कर भी गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया था। अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन हमें चचनामा में देखने को मिलता है, यह बात बिल्कुल सही हमें देखने को मिलता है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। तो ये सुल्तान की जो उपाधि है मोहम्मद बिन कासिम ने प्राप्त नहीं किया था, यह गजनी ने प्राप्त किया था। किसने? गजनी ने यह उपाधि प्राप्त किया था। तो यह कासिम के द्वारा उपाधि प्राप्त नहीं किया गया था। और जो आज की क्लास का जो अंतिम प्रश्न है हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो हमें आप लोगों को होमवर्क में हम लोग दे रहे हैं, आप लोगों को जो दे के रखा है, रेयत ए आला की पदवी सबसे पहले किस शासक के द्वारा धारण की गई थी? खिज्र कहाँ? जलालुद्दीन खिलजी, बलबन या फिर इल्तुतमिश? आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे जवाब देना है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।